उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी थी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी थे। सब्जेक्ट्स कमेटी में कुल मिलाकर करीब 130 सदस्य हैं और 3.5 घंटे का बैठक था। 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, सुझाव आए और मैं कल जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। कल 9 बजे को सभी पीसीसी डेलीगेट और एआईसीसी डेलीगेट एकत्रित होंगे। 9:50 को फ्लैग होइस्टिंग होगा, कांग्रेस अध्यक्ष जी करेंगे। 10:30 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे प्लीनरी को, 10:30 बजे। 11:15 को जो हमारे पार्टी के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव हैं उस पर एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 11:30 बजे को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी अपना भाषण देंगी। उसके पहले प्लीनरी की ओर से एक प्रशंसा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। 12 बजे को इन 3 प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। पॉलिटिकल, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ये तीनों एक साथ लिए जाएंगे। 12 से 7 बजे तक इन 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सदस्यों की ओर से संशोधन आएंगे प्रस्ताव पर, वो सब नोट किया जाएगा और जो संशोधन स्वीकार किया जाता है वो प्लीनरी को वापस उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कल 7:30 बजे को एक कल्चरल प्रोग्राम है यही। 8 बजे को भोजन का समय है, वो भी यही है। परसों 26 तारीख को हम 9:30 बजे फिर से एकत्रित होंगे और बाकी 3 प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। कृषि और किसान कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण और युवा, शिक्षा और रोजगार, ये 3 प्रस्ताव हैं। 10:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्लीनरी को संबोधित करेंगे और लगभग 11 बजे को फिर से उन 3 प्रस्तावों पर चर्चा फिर से शुरू होगी। कृषि और किसान, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण और युवा, महिला और रोजगार, युवा, शिक्षा और रोजगार। 2 बजे तक इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 2 बजे को करीब 5-10 मिनट यहाँ वहाँ हो सकता है, पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1:50 या 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का समर्पण भाषण होगा, क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, जो रायपुर से कांग्रेस संगठन के लिए क्या संदेशा लेना चाहिए वो कांग्रेस अध्यक्ष के समर्पण भाषण में होगा। 3 बजे को पब्लिक रैली होगी और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष
और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी इस पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। तो ये रहा कल का और परसों का कार्यक्रम। आज सब्जेक्ट्स कमेटी में सिर्फ ज़्यादातर प्रस्तावों पर ही बातचीत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ 5-10 मिनट उन प्रस्तावों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि उनके रिमार्क सर्कुलेट हुए हैं? नहीं। तो मैं संक्षिप्त में बता दूं कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा आज। सर करीब 10-12 मिनट का भाषण था। ऐसा कोई औपचारिक तौर से भाषण नहीं था, ये कुछ टिप्पणियां थी प्रस्तावों पर। उन्होंने ये कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है, जहां हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा और बीजेपी के साथ हम कैसा मुकाबला बरकरार रखेंगे और जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको हम कैसे आगे ले चलेंगे। उनका ये मानना था कि राजनीतिक प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है रायपुर का। आर्थिक प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं। जिस तरीके से अंध निजीकरण हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में, जो मुनाफे में चल रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी बेचे जा रहे हैं। और आप जानते हैं सिर्फ एक ही या दो ही निजी कंपनियां वो खरीद रही हैं। और उनका ये मानना था कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो पिछले 70 साल से अलग अलग राज्यों में पिछड़े इलाके में लगाए गए थे, दलित, आदिवासी और कमज़ोर वर्गों के लिए रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था, वो बंद हो रहा है। हम इस निजीकरण के खिलाफ हैं और हम मित्रवादी पूंजीवाद के भी खिलाफ हैं। कृषि प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जब हम कृषि प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं किसान के बारे में तो हम ज़रूर कहते हैं, पर हमें खेत मजदूरों का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अक्सर जब हम कृषि प्रस्ताव पर बात करते हैं, एमएसपी की बात होती है और किसान बीमा योजना की बात होती है, किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए उस ऊपर बात होती है, पर ज़्यादातर खेत मजदूरों के बारे में इतना हम ध्यान नहीं देते हैं जितना कि हमें देना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखा और सभी सब्जेक्ट्स कमेटी के सदस्यों ने उसका महत्व पहचाना। और कल आप देखेंगे हमारे कृषि और किसान कल्याण प्रस्ताव में खेत मजदूरों का विशेष जिक्र आप देखेंगे। युवा शिक्षा और रोजगार के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल्कुल बुलंद आवाज में कहा कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नागपुर एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक ध्रुवीकरण की नीति है, ये ध्रुवीकरण का पॉलिसी है और इसका हम विरोध करते रहेंगे। सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने फिर से दोहराया कि जाति के आधार पर जनगणना होना अनिवार्य है। हर 10 साल जनगणना होती है हमारे देश में। 1881 में पहली जनगणना हुई और हर 10 साल ये जनगणना होती रही है। 1941 में नहीं हुआ,
पर उसके बाद 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, हर 10 साल जनगणना होती है। 3 साल हो गए हैं, या ये मानकर कल के 2 साल, पर अगर आप तैयारी का समय देखें तो 3 साल हो गए हैं, जनगणना की बात ही नहीं हो रही है। और जाति के आधार पर जनगणना के बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, सरकार चुप है। ऐसे तो कई विषयों पर चुप है, चीन के मामले में चुप है, अडानी के मामले में चुप है, और ये कास्ट बेस्ड सेंसस के मामले में भी चुप है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि जाति के आधार पर जनगणना बहुत जरूरी है, और ये इस पर कल प्लीनरी में भी चर्चा होगी। तो सब्जेक्ट्स कमेटी में आज सिर्फ इन प्रस्तावों पर बातचीत हुई। जो संशोधन हमारे संविधान में किए जाएंगे उस पर थोड़ी बातचीत हुई, पर सभी ने अपनी स्वीकृति दे दी और कल इसको प्लीनरी में पेश किया जाएगा। शुक्रिया। क्या यस, कास्ट बेस्ड सेंसस, नेशनल कास्ट बेस्ड सेंसस। मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 और 2014 के बीच में, और मेरे होते हुए वहां पहली बार सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 हमने करवाया था। जाति की जानकारी हमने 25 करोड़ परिवारों से हासिल की। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे था ये, 2012 और 2013 में हमने करवाया था। 25 करोड़ परिवार सारे देश में, पर वो प्रकाशित नहीं हुआ। हमारी सरकार चली गई। हम बार बार मांग कर रहे हैं संसद के अंदर, अब तक वो एक्सपंज नहीं हुआ है, पर हो सकता है अगली बार मैं कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करूं, वो भी एक्सपंज हो जाएगा। नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट बेस्ड सेंसस, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक राज्य को करने से ये इसका महत्व नहीं हम पहचानेंगे। सिर्फ एक राज्य को करने से मैं समझता हूं कोई इसका असर नहीं होगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर करने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण जो है, जो दलितों के लिए आरक्षण है, आदिवासियों के लिए आरक्षण है, और खास तौर से ओबीसी आरक्षण जो है, वो केंद्र के पॉलिसी से बनाया गया है। ये प्रस्तावों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बताइए। जेपीसी को अडानी के इशू को जगह मिली है, अडानी के इशू को इकोनॉमिक पॉलिसी में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ, आपको किसने कहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये जो हमारी जेपीसी की मांग है, इससे हम पीछे हटेंगे नहीं। जब 13 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा फिर मिलेगा, उसमें तब भी जेपीसी की मांग हम रखेंगे। हम जेपीसी की मांग हम हमेशा करते रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। यही आपका सवाल है? अच्छा, ये रेफरेंस टू जेपीसी डिमांड मैंने पूरा नहीं देखा है, पर हो सकता है। पर आप एक शब्द नहीं है तो ये मत सोचिए कि उसका महत्व नहीं है। ये मत सोचिएगा कि, देखिए, मैं अपने साथियों को भी समझाया हूं, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, 7-8 पेज का प्रस्ताव है। और दुनिया भर के मुद्दों पर उस पर कहने की कोई जरूरत नहीं। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, और खास तौर से अडानी के मामले में जो घोटाले हुए हैं, उसके बारे में हम तो रोज उठा रहे हैं।
आज भी मैंने शाम को जीएसपीसी का मामला उठाया है, पर वो प्रस्ताव में नहीं है। इसका माने ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसको आगे नहीं ले चलेगी। प्रस्ताव की गंभीरता को किस रूप में यार, देखें एक-एक सर? पूछो आप ना, एक-एक पूछो। प्रस्ताव में क्या रहा है? मतलब प्रस्ताव को आपने कहा कि ये घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, तो फिर प्रस्ताव के मायने क्या है सर? उसको कितनी गंभीरता से लें? प्रस्ताव एक राजनीतिक दस्तावेज है। घोषणा पत्र में हम डिटेल में जाते हैं, ये करेंगे, सरकार में अगर हम आएंगे ये करेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मकसद क्या है? एक मोटे तौर से दिशा दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि ये प्राथमिकताएं हैं हमारी पार्टी के लिए, और खास तौर से 2023 में जहां राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ मोटे तौर से संकेत देते हैं। सर इस तरह की प्रस्ताव सर जयराम जी एक एक मैंने आप थे नहीं दोपहर को, मैंने आपको जानकारी दी है कि जो हमारे पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है, 16 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है और 32 ऐसे नियम जो बनते हैं हमारे प्रावधान को हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनमें संशोधन के प्रस्ताव है। और सबसे मुख्य जो सिफारिश है समिति की ओर से जो स्वीकारा गया है कि सीडब्ल्यूसी में 50% आरक्षण होना जरूरी है। जयराम जी, मैं वैभव हूँ न्यूज़ 24 दलितों से। के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए और युवकों के लिए। जयराम जी, मैं वैभव हूँ न्यूज़ 24 से। कृषि प्रस्ताव पे आप लोगों ने कहा कि खेतीहर मजदूरों पर ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार खेतीहर मजदूरों को 7,000 रुपए सालाना दे रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसी को आगे लेकर जाएगी? इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक सभी सदस्यों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उससे खेत मजदूर को क्या फायदा पहुंचता है, और ये बात सही है। सभी सदस्यों ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है सारे देश में लागू होना चाहिए। ऐसे तो हमारे न केवल छत्तीसगढ़ में पर राजस्थान में खास तौर से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी बीमा योजना है, जो 10 लाख रुपए तक सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त में मिलता है, उसके ऊपर भी हमारे आर्थिक प्रस्ताव में जिक्र है कि जो हमारे राज्यों में ऐसे प्रगतिशील योजनाएं हैं। हमेशा गुजरात मॉडल की बात होती है, पर असली बात तो यह है एक राजस्थान मॉडल भी है, एक छत्तीसगढ़ मॉडल भी है, और अभी हिमाचल का मॉडल बन रहा है। ओपीएस पहला कदम उन्होंने लिया है। हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ओपीएस पर भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, और मैं आपको साफ कह दूं, कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है ओपीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जहां हमने वादा किया है हम उसको इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग खाना खाकर जाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट।